सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रकाश के नियम को पढ़ने वाले हैं। बहुत स्पेशल है। इसके पहले वाला और वीडियो आपने देखा होगा लेम्बर्ट-बियर लॉ, आप लोग बहुत अच्छे से सीखे होंगे। और इंट्रोडक्शन पार्ट तो आपने देखा है। ये हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है, 8वां चैप्टर। तो धूम मचा के पढ़ना दोस्तों, इनको कोई भी बच्चा मत छोड़ना, राइट ना। बहुत स्पेशल है। देखो इस नियम को सबसे पहले किसने और कब दिया था, राइट ना। और एक कौन सा नियम है, देखो इसका नाम है ग्रोथस और ड्रेपर का प्रकाश के लिए नियम है ना। तो इसे हम लोग प्रथम नियम के नाम से भी जानते हैं। मैं वही चीज़ों को लिखा हूँ जो इसका सिर्फ नियम है और वही यही पेपर में पूछा जाता है, बाकी और चीज़ नहीं पूछा जाता है। तो हम इन्हीं को करेंगे। फिर इसके बाद स्टार का आइंस्टीन का भी नियम हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा इसका नियम है, इनको हम कवर कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह नियम सन 1817 ईस्वी में है ना गोथफ ने तथा सन 1841 में ड्रेपर नामक वैज्ञानिक ने पहली बार प्रतिपादित किया था। इसे प्रकाश रसायन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। देखो ये फोटोकेमिस्ट्री पर जो काम करने वाले पहले जो साइंटिस्ट थे उसका नाम क्या है बताऊं आपको, ग्रोथस और ड्रेपर। दो ही वैज्ञानिक है, दोनों वैज्ञानिक ने प्रकाश जो हमारे पास नियम है फोटोकेमिस्ट्री है उस पर पहले काम करने वाले व्यक्ति रहे, राइट ना। तो इसे प्रथम नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार अब इसका नियम क्या होते हैं, देखो केवल वही किरणें या विकिरण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं जो क्रिया करने वाले अभिकारक अणुओं द्वारा अवशोषित होती है। इसका सीधा मीनिंग यह है कि वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या उत्तरदायी होते हैं जो अणु रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है स्टूडेंट्स, राइट ना। एक बार फिर रिपीट करके देखते हैं। देखो केवल वही विकिरण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये कह रहा है कि केवल वही किरण होते हैं जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं जो क्रिया करने वाले, जो भी क्रिया करने वाले अभिकारक अणुओं के द्वारा अवशोषित होते हैं। जो भी हमारे पास जो अणु है, मॉलिक्यूल्स है अभिकारक के, जो लाइट को अवशोषित करते हैं, है ना, उसी के लिए ये क्या होते हैं, अभिक्रिया होते हैं। तो ये हमारा परिभाषा है। आपने 2 लाइन के परिभाषा को समझा। अब आगे क्या कह रहा है, देखो अणु द्वारा अवशोषित संपूर्ण प्रकाश, है ना, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अवशोषित नहीं होते हैं। जो हमारे पास लाइट आ रहा है तो सारे के सारे जो हमारे पास लाइट है उनको मॉलिक्यूल अवशोषित नहीं करेगा, कुछ को बाहर रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना, कुछ को अंदर आने देगा और कुछ को ट्रांसमिट भी कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अणु द्वारा अवशोषित संपूर्ण प्रकाश, जो भी अणु है, मान लो ये अणु है, ठीक है, और लाइट को ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो संपूर्ण प्रकाश जो होगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अवशोषित नहीं होता। सारे के सारे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अवशोषित नहीं होते। इसका मतलब कुछ बाहर भी निकल जाते हैं, कुछ अलग हो जाते हैं, ऐसा कर रहे हैं। मान लो स्टूडेंट्स हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल्स है, उसका नाम R मान लीजिए, रिएक्टेंट है। मान लेते हैं R एक अभिकारक है, रिएक्टेंट है, अणु है, जो प्रकाश का अवशोषण करके उत्तेजित हो जाते हैं। जब भी हम कोई भी मॉलिक्यूल्स लाइट को अवशोषित करता है तो वह एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड में क्या होगा, उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और वह कुछ एनर्जी को लेकर के वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होगा, शुरू में जब उसको एनर्जी नहीं दिए रहते हैं, जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल्स है, जब हम इनको कोई लाइट नहीं दिए हैं, इस पोजीशन में इसको कोई लाइट नहीं दिए हैं, तो इसके मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसको लाइट दे दूंगा तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्साइटेड हो जाएंगे, गति करने लगेंगे। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स स्टेबल है ना, इसके जो अंदर में एटम्स है या मॉलिक्यूल्स जो भी, तो वो हमारा नॉर्मल लेवल पर है। लेकिन जैसे ही हम लाइट डालेंगे तो उनके मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाएगा, कह रहे हैं। तो उसी को हम कह रहे हैं, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है, जब हम इनको एनर्जी दे दिए तो R स्टार, स्टार का मतलब एक्साइटेड अवस्था को बता रहे हैं। तो रासायनिक परिवर्तन होने के बाद वह उत्पाद बना लेता है, प्रोडक्ट बना लेता है। फिर R जो हमारे पास एक्साइटेड जो मॉलिक्यूल्स है उत्सर्जन करता है, मतलब इमिशन करता है, लाइट तो निकालेगा। अब लाइट निकालेगा तो ये R0 से बता रहे हैं, प्लस में क्या बता रहे हैं, यहाँ पर ऊष्मा निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल्स है उससे जब एनर्जी रिलीज होने लगते हैं, निकलने लगते हैं, तो ऊष्मा यहाँ पर बाहर निकलते हैं, कह रहे हैं। फिर आगे हम एक स्टेप में और समझते हैं। R स्टार का मतलब एक्साइटेड फॉर्म में है। जब उत्सर्जन किया जाता है लाइट दे करके तो ये निम्न अवस्था में चले जाते हैं और H म्यू लाइट को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। यही होता है हमारे पास ग्रेथस और
ड्रेपर का नियम, राइट ना। तो आई होप आपने समझा कि केवल वही किरण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं जो क्रिया करने वाले अभिकारक अणु द्वारा अवशोषित होता है। जो अणु हमारे पास लाइट को अवशोषित करता है वही हमारे लिए उत्तरदायी होता है कोई भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए। आई होप सबको समझ आया। छोटा सा ये इनका डेफिनेशन है, आप लोग याद कर लेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो स्टूडेंट, अब सभी लोग ऊर्जावान होकर के एक और इसके नियम को समझते हैं। प्रकाश का जो नियम है बहुत स्पेशल है, लंबा वीडियो नहीं है। इस छोटे से वीडियो को आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा, पेपर में आ जाएगा तो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। वीडियो को छोड़ के नहीं जाना दोस्तों। जो भी आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे 4th सेम में, सभी के सभी स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करेंगे भाई तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन में, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा। क्योंकि आप आगे 5वां सेमेस्टर, 6वां, 7वां, 8वां जाएंगे तो वहाँ ऐसे ऐसे सिलेबस है, ऐसे ऐसे नोट्स है जो आपको आसानी से नहीं मिलेगा। वहाँ मैं आपको फ्री में दूंगा, एकदम फ्री में, और आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार का आइंस्टीन के प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम को समझते हैं। बहुत इजी है। देखो, इस नियम को स्टार्क ने सन 1908 में तथा आइंस्टीन ने सन 1905 में प्रतिपादित किया था, ठीक है। इस नियम के अनुसार, अब इसका नियम क्या है ये तो ठीक है, किस वैज्ञानिक ने कौन से सत्र पर दिया वो तो ठीक है। जब कोई पदार्थ, मान लो कोई हमारे पास पदार्थ है, यहां पर सपोज कर लो कोई मेरे पास पदार्थ है, ठीक है। जब कोई पदार्थ प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, मान लो इस पर कोई लाइट पड़ रहा है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है बोल रहे हैं, तो अवशोषित ऊर्जा, तो कोई लाइट एक एनर्जी है खुद, है ना। तो अवशोषित ऊर्जा के प्रत्येक क्वांटम से केवल एक अणु का ही अपघटन होता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि प्रत्येक हमारे पास जो क्वांटम है, मतलब जो प्रकाश है, जो लाइट है, उनके एक क्वांटम से केवल एक ही अणु का ही अपघटन होता है। अर्थात ये कह रहा है, एक बार फिर बोलता हूं, सुनना। जब कोई पदार्थ प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, मान लो ये भाग ले रहा है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में, तो अवशोषित ऊर्जा, जो भी लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है उसके अंदर में, अवशोषित ऊर्जा के प्रत्येक क्वांटम से, जो भी लाइट एब्जॉर्ब हुए हैं तो उनमें क्वांटम पाए जाते हैं। क्वांटम मीन्स एक लाइट कहा जाए, एनर्जी कहा जाए। तो प्रत्येक क्वांटम से केवल एक ही अणु का ही अपघटन होता है। मच्छर आ रहे हैं। केवल एक ही अणु का ही क्या हो रहा है, अपघटन होता है, ठीक है। तो हम समझ पाए कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी हमारे पास भाग ले रहा है, कोई भी पदार्थ, तो अवशोषित ऊर्जा के प्रत्येक क्वांटम से केवल एक ही अणु का ही क्या होता है, अपघटन होता है। अरे मच्छर कहाँ से आ रहा है यार, समझ गए। अब देखो, मान लो हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट है, ए मान लेते हैं, अभिकारक है। जब इसको हम कोई लाइट दे दिए, इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो अणु नो डाउट यहाँ पर एक्साइटेड होगा और एक्साइटेड है हो करके उत्पाद बनाएगा, ठीक है। उत्पाद बना लिया, इसका सीधा मीनिंग है कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल्स जो रासायनिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो प्रत्येक क्वांटम से केवल एक ही प्रकार के अणु का अपघटन होता है। यही तो कह रहे हैं। यदि उत्तेजित अणु बिना किसी साइड रिएक्शन के, मान लो जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है बिना किसी साइड रिएक्शन के उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, तो इसी क्वांटम के अवशोषण से एक अणु ही क्रिया करता है। बिना कोई साइड रिएक्शन के उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, तो इसी क्वांटम के अवशोषण से एक अणु ही क्रिया में क्रिया करता है। केवल एक ही अणु क्रिया करता है। एकदम इजी है। एक क्वांटम की ऊर्जा मान लेते हैं h म्यू है, जहां पर h क्या है, प्लांक स्थिरांक होता है। मान लो हम एक क्वांटम के लिए एनर्जी देखते हैं, E बराबर एनर्जी लिख सकते हैं, h म्यू लिखते हैं, तो जहां h क्या है, प्लांक स्थिरांक है। अब यहाँ दो लाइन हम थोड़ा फिर लिखे हैं। अभिकारक के एक अणु द्वारा, मान लो एक मॉलिक्यूल्स है, उनके एक अणु द्वारा अवशोषित ऊर्जा को क्वांटम कहते हैं। क्या कहते हैं, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल्स है ना, तो मॉलिक्यूल्स के द्वारा अवशोषित जो भी ऊर्जा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। सीधा मीनिंग है कि जो इसके अंदर में लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये जो लाइट एब्जॉर्ब हुए हैं बच्चों, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, क्वांटम कह रहे हैं। इंग्लिश नाम भी इनका क्वांटम ही होता है, ठीक है। तथा अभिकारक के एक मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा को आइंस्टीन कहते हैं। और एक मोल अगर लगा दें,
है ना, अवशोषित ऊर्जा को, तो उनको हम लोग आइंस्टीन कहते हैं। तो आइंस्टीन क्या होगा यहाँ पर, आइंस्टीन H बराबर E बराबर क्या होगा N, और H म्यू तो हम लिखे ही हैं वहाँ पर, बस फर्क क्या है यहाँ पर N लगा दिए हैं, है ना। N क्या है यहाँ पर, N एवोगैड्रो संख्या बता रहे हैं, एवोगैड्रो क्या है यहाँ पर संख्या है। और आगे देखते हैं E बराबर NH, हमारे पास ये क्या हो गया N और H हो गया। और जो म्यू का मान है, म्यू का मान क्या होता है C बटे लेमडा होता है। तो हमने म्यू की जगह में क्या लिखा है, यहाँ पर जो म्यू लिखा है ना, तो उसके जगह में हमने क्या लिखा है C बटे लेमडा लिखा है मैंने, ठीक है। तो C क्या है उसको भी बताना पड़ेगा। अब देखो न्यू बराबर क्या लिखा है हमने, C बटे लेमडा लिखा है। तो ये हम बता रहे हैं साइड में, चूंकि ये C बटे लेमडा कहाँ से आ गया, तो ये इसका मान है, न्यू बराबर C बटे लेमडा है, जहाँ C क्या है प्रकाश का वेग है, जहां C क्या है बच्चों प्रकाश का वेग है। और लेमडा सभी लोग जानते हैं, लेमडा क्या होता है, अवशोषित विकिरण का तरंग दैर्घ्य होता है, वेव लेंथ होता है। आई होप आप सब लोगों को दोनों नियम को मैंने अच्छे से बता दिया। चलो स्क्रीनशॉट पहले ले लो, ठीक है बच्चों। दोनों नियम बहुत ईजी है और ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 2 पेज लिख लेना, 2 पेज भी नहीं जाएगा, ये 2 पेज से कम में कवर हो जाएगा। तो बस इसके नियम क्या कहता है वही चीज़ें को आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब केमिस्ट्री भाई एकदम लास्ट छोर पर है। बॉटनी जूलॉजी आप कैसे पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, उनमें बहुत सारे डायग्राम मिलेंगे, कुछ कुछ चीज़ें मिलेंगे, हाँ लेकिन आपके लैंग्वेज में है। सबसे कठिन लगता है बच्चों लोगों को केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें क्या पढ़ें समझ नहीं आता है, दिमाग सबको गोल रहता है। क्यों, उसका वजह क्या है, आप नहीं है उसका वजह उनका क्या है बताऊं, स्टार्टिंग लेवल से जब हम 11वीं 12वीं पढ़े ना, उस टाइम से हमारा बेसिक अच्छा नहीं हुआ है, राइट ना। उस टाइम हम ध्यान नहीं दे पाए, कठिन है, कोई बोल दिए तो हम कठिने मार रहे हैं, और इस कठिन के चक्कर में आज भी ये हमारा केमिस्ट्री कठिन चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं क्लास लेते जा रहा हूँ, आई होप आप सब लोग देख रहे होंगे, जितना मैंने लेक्चर पढ़ाया है, आई होप आप लोगों का जो नॉलेज होगा ना पहले का कंपैरिजन में अभी देखेंगे ना, तो आप लोगों को नॉलेज काफ़ी अच्छा हो गया होगा दोस्तों। तो इस तरह के वीडियो को आप सभी लोग देखें, और यार सब लोग कसम खा लीजिएगा कि हमारे चैनल को शेयर करना ही करना है। अगर नहीं कर रहे हैं दोस्तों तो आप मेरे साथ गद्दारी कर रहे हैं, समझिए, राइट ना। क्यों, आप एक हाथ से ताली बजा रहे हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजता है भाई। मैं मदद कर रहा हूं तो आप भी मेरा मदद करें, आप उन लोगों तक पहुंचाएं जहां आपके दोस्त तैयार हैं। अच्छा करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, राइट ना। तो इस तरह के फ्री क्लास आप लोग ज्वाइन करें स्टूडेंट्स, और किसी भी तरह से आपका कमेंट रहेगा तो मुझे बताना, और किस चीज़ पर मुझे वीडियो बनाना रहेगा। बॉटनी जूलॉजी संभव नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइम नहीं है अभी, ठीक है, और मुझे बहुत सारा काम भी देखना रहता है। तो बॉटनी जूलॉजी आपके एरिया पर है कह सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री जो हार्ड लगता है उनको मैं मेन को कवर कर दे रहा हूँ। तो बॉटनी जूलॉजी आप लोग कवर कर लेंगे। कुछ ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम मैं सोचूंगा कि मुझे बॉटनी जूलॉजी पर भी वीडियो अपलोड करना चाहिए, तो मैं ऑटोमेटिकली कर दूंगा, राइट ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सब ने आज के वीडियो में सीखा बहुत कुछ, स्टार का आइंस्टीन क्या होते हैं, और इसके पहले ग्रोथस का जो नियम है उनको भी समझा। इस तरह के वीडियो को देखते रहें, समझते रहें, और आप सभी लोग अपने ध्यान रखें दोस्तों।